नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। ओके जी। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ भाई लोगों को कि यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप पॉलिटी के बारे में जानते हो। मतलब POLIT वही होता है वैसे तो। गलत तो मैंने नहीं बोला ना? फिर भी छोड़िए छोड़िए। यहाँ पर हम लोग मतलब स्पेलिंग यहाँ पर नहीं, एरर सीखने आए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा बेसिक मतलब कहने का मतलब है कि भैया आपको अगर पॉलिटी का पी भी नहीं आता है, अगर एम लक्ष्मीकांत आपने पुस्तक सुनी होगी, एम लक्ष्मीकांत के बारे में सुना भी नहीं है आपने, एनसीईआरटी के बारे में सुना भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ ना, अपन है यहाँ पर, अच्छे तरीके से अपन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं पूरा का पूरा अपना क्लास नोट्स जो मैंने कोचिंग में सीखा है, जो मैंने खुद पढ़ा है, जो बहुत सारे किताबों को मैंने पढ़ पढ़ के यहाँ पर जो नोट शामिल किया ना भाई, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको हबड़ाने घबराने फबड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से कवर करेंगे यहाँ पर, और कवर कर रहे हैं हम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू फोकस ऑन दिस। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मतलब पिछली वाली वीडियो देख कर रहे भाई थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए ना। वैसे तो मैं हर वीडियो में समझा ही दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी पिछली वाली वीडियो समझ कर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और इस पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा। अब अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन करना, किसी बात को एक्सप्रेशन करना, जैसे कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो इसकी स्वतंत्रता है। और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे कि मीडिया वोडिया हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, उसकी स्वतंत्रता को लेकर है। तो एक केस आता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वेस, भारत संघ एक केस आता है 1985 वाला। अरे ये क्या हो गया? खैर, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वर्णित जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया। देखिए यहाँ पर न्यायालय ने अभिव्यक्ति की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए इसके तीन रूप माने। जैसे कि मान कर चलिए, एक तो लिखित रूप होता है, लिखित अभिव्यक्ति होती है, जैसे कि अखबार होता है, पत्र पत्रिकाएं होती है, पुस्तक होते हैं, ये सारे क्या है? ये सारी चीज़ें लिखित अभिव्यक्त करने का, लिखित तरीके से मैं किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, किसी चीज़ को अगर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये इस प्रकार की अभिव्यक्ति में आता है। दूसरा होता है मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न के तरीके से हम, ये क्या हो अभिव्यक्ति किस प्रकार का तरीका है? तो ये हमारा रेडियो टेलीविज़न ये मौखिक अभिव्यक्ति का तरीका होता है। और तीसरा हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति होता है, जहाँ पर फिल्में आती है, जहाँ पर नाटक आता है, जैसे देखते हैं बॉडी लैंग्वेज ना, इस प्रकार से मुंह उठाकर बात करती है हीरोइन, किस प्रकार से मतलब डांस होता है, इस प्रकार से बात, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे एक्सप्रेशन करने के तरीके हैं। ये सारे एक्सप्रेशन करने के तरीके हैं, और इन तरीकों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तरीके बहुत ज़रूरी है। ये तरीकों का अपना आप नहीं अति कर सकते हो, तरीके बहुत ज़रूरी है। और इन तरीकों को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस ज़रूरी है भैया, प्रेस बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर अंततः प्रभावशाली अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार कही गई। अब एक बड़ा अच्छा मुद्दा आता है यहाँ पर, देखिए दिमाग में रखिए कि जम्मू कश्मीर की बात है। यहाँ पर जानते हो आप लोग कि 370 वहाँ पर जब हटाया गया था, 370 को जब विशेष दर्जे जो वहाँ पर प्राप्त था, विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर में, उसको हटाया गया था वहाँ पर 19 में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करके हटवा दिया था। और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर था ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के उद्देश्य से भैया, मैंने कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर भारत में, रिलेशनशिप भारत में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भारत में, अगर इस प्रकार के कार्यों को अगर मुझे करना है, और इसके लिए अगर मुझे कुछ चीज़ों को सीमित करना पड़ रहा है, तो मैं करूँगा। मैं सार्वजनिक हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सार्वजनिक हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कही करी गई थी। तो यहाँ पर इंटरनेट पर लंबे समय तक यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, यहाँ पर इंटरनेट का यूज कोई नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर एक बात आई, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर, और कहें कि भाई देखिए ये गलत हो रहा है, मतलब एक याचिका उन्होंने दायर करी, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मतलब माना जाना, और कहा कि भैया
ठीक है, याचिका तो आपने दायर करी। याचिका का मतलब क्या होता है? आपने एक याचिका दायर करी है। याचिका का मतलब वैसे तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है और एक होता है पोस्ट कार्ड लिटिगेशन। मैं आगे समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसा ऐसा समझिए कि मैं याचिका दायर कर रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, ये मैं गुजारिश कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ, लोगों के बारे में सोचकर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर ये मैं काम कर रहा हूँ। ओके जी। तो यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद और कुछ उनके मित्रों ने मिलकर सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के पास गए और इसके तहत आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत इंटरनेट को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। यहाँ पर क्या बात है? इसके तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। बताइए। अब मान कर चले, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ भाई कि देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे तो इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पर प्रभावशाली बनाने के लिए, अगर मान कर चलिए, अगर दुनिया अगर आधुनिकीकरण हो रहा है, हर कोई जानता है कि आधुनिकीकरण हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारा आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन में ही मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। तो इन्फॉर्मेशन क्रांति हो गई है, पूरी तरीके से सूचना क्रांति हो गई है। तो इंटरनेट अगर नहीं रहेगा तो हमारे पास कैसे आएगी वो जानकारी, हमारे पास कैसे आएगी पूरी तरीके से? तो ये होना चाहिए ना। और मैं आप ही लोगों से एक बात पूछता हूँ कि अगर बिजनेस करना है तो आजकल बिना इंटरनेट का बिजनेस कर सकते हो, व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। तो ये जी वाला क्या है? ये जी वाला क्या है भैया? जी वाला व्यवसाय की स्वतंत्रता हमें देता है और व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेट। तो इंटरनेट को मौलिक अधिकार यहाँ पर बनाए गए इसीलिए कि भैया इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाएंगे, बनाएंगे और बनाएंगे बस। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से सारा खेला किस प्रकार हुआ खेल। कि यहाँ से हमने शुरुआत किया था कि पूरा का पूरा व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा जो था सारा हमने देखा, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया, वो यहाँ पर आगे देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में वर्णित व्यवसाय की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए इंटरनेट को जरूरी माना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि भैया प्रेस का महत्व क्या है? मतलब प्रेस के महत्व के बारे में आता रहता है कि प्रेस का महत्व क्या है, प्रेस क्या करती है, प्रेस मतलब क्या होना चाहिए, भारत में प्रेस की स्थिति क्या है, और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की स्थिति क्या है। इस प्रकार से मतलब हमेशा इस पर एक आम बोलचाल में भी आप लोगों को एक सामान्य दृष्टिकोण के साथ सोचना होगा क्या इस पर हमारा सोच विचार होना चाहिए। तो प्रेस को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, बच्चा बच्चा जनता का चौथा स्तंभ हम मानते हैं। प्रेस क्या करती है कि सरकार को उत्तरदायी बनाती है कि उत्तर दो सरकार, तुम उत्तर दो, तुमने ऐसा क्यों किया। काश ऐसा प्रेस कर पाती। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर भी मतलब यहाँ पर प्रेस पूछती है कि भैया उत्तर दो, तुम सरकार, तुम ऐसा क्यों किए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन प्रेस आजकल कुछ दूसरा काम करने में बिजी हुआ है, फिर भी चलिए ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर कि समाज सुधार में योगदान रहता है। बहुलवादी समाज में क्या करते हैं, प्रेस एकता लाने की कोशिश करते हैं, एकीकरण की कोशिश करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर राजनीतिक शिक्षा यहाँ पर बड़ा मजबूत शब्द है, बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए, एक बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है राजनीतिक शिक्षा। देखो, राजनीतिक शिक्षा हमारी जो जनता है ना, उस लेवल पर अवेयरनेस उसके पास है नहीं। जनता हमारी बुड़बक है भैया। कहने का मतलब है कि जनता हमारी बुड़बक है, हम लोग बुड़बक हैं। तो हमें बुड़बक से अगर चन्हाक बनना है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक शिक्षा ज़रूरी होती है। राजनीति के बारे में मालूम नहीं है तो प्रेस बताती रहती है कि भाई ये आया हो रहा है, ये योजना आई है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मोदी जी ने कर दिया, ये कांग्रेस ने कर, ये देखो ना, ये वाला, ये सारा खेल करती रहती है यहाँ पर कांग्रेस, ये वो सारा का सारा। मतलब ओवरऑल कांग्रेस, आप पार्टी को हटा दीजिए, पार्टी हटाकर बात ना करते हुए हम बात करते हैं सरकार के बारे में कि सरकार ये कर रही है, सरकार ये योजना लेकर आ रही है, सरकार ये योजना लेकर नहीं आ रही है, सरकार ये योजना लेकर क्यों नहीं आ रही है मालूम नहीं है, फिर भी मतलब ये बताती रहती है। तो ये राजनीतिक शिक्षा होती है कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ जान पाते हैं ना, लोकतंत्र क्या होता है, ये क्या होता है, कोई लोगों को नहीं मालूम है। तो सारा मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं सारा का सारा राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सा हमें जागरूकता पैदा करती है। ओके जी।
तो प्रेस के सारा का सारा महत्व है। अब प्रेस पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर सिंसियर थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रेस पर एक मुद्दा होता है, प्रेस पर एक मुद्दा है कि प्रेस पर क्या सीमा लगा देनी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। प्रेस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं अथी कर रही है अपनी, कि हम प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस ये है, प्रेस वो है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे मतलब बहुलवादी समाज में झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है। तो इस प्रकार प्रेस करती रहती है। मुझे याद है कि यहाँ पर एक बार ऑपरेशन चल रहा था, टेररिस्ट हमारे यहाँ घुसे हुए थे और प्रेस क्या कर रही थी, मतलब वहाँ पर मीडिया के लोग वहाँ पर गए हुए थे और बता रहे थे कि भैया ये देखो इस गली से ना, मतलब इस खिड़की से हमारे सैनिक यहाँ पर घुस रहे हैं मारने के लिए, और ये लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। अरे बेवकूफ़ो, अब ये हो रहा है क्या, मतलब अगर मान लीजिए सैटेलाइट फ़ोन वो यूज कर रहा है, अगर जो जिसने भेजा है आतंकवादियों को वो सैटेलाइट फ़ोन यूज कर रहा है और सैटेलाइट फ़ोन के जरिए बता रहे कि अरे ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब बता रहे खुद ही पूरी तरीके से कि यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है। तो हमें कैसे मालूम यहाँ पर चलता, हमें कैसे मालूम चला था, तो वहाँ पर फ्रांस की कि अमेरिका के, मुझे थोड़ा सा अगर सही हूँ तो शायद फ्रांस नहीं बताया था कि भाई क्या कर रहे हो, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो तुम लोग, बेवकूफ़ हो क्या तुम लोग, जल्दी बंद करो। वो सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन उसको मालूम चल रहा है और वो पूरी तरीके से उसे बता दे रहा है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से सैनिक घुस रहे हैं। नहीं मार पाओगे तुम लोग जब तक ले तुम बंद नहीं करोगे लाइव टेलीकास्ट। तो क्या कर रहे हो तुम लोग बेवकूफ़ वाला काम। तो ये बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ था, मुझे अभी तक याद है। फिर भी चलिए, तो इस प्रकार के करना में हो जाते हैं। तो क्या हमें सीमा लगा देनी चाहिए, क्या प्रेस को सीमा में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, तो इस पर एक मुद्दा उठता है। तो इस पर थोड़ा समझते हैं कि वर्तमान में भारत में प्रेस अनेक गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर। और इस पर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं, बिल्कुल। भारत में प्रेस आज सबसे बड़ी समस्या है। प्रेस की क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि प्रेस का एक हिस्सा सरकार के समर्थन और दूसरा हिस्सा सरकार के विरोध में लगा हुआ है। बताओ, निष्पक्षता से दूर जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि भारत में क्या प्रेस को सीमित करने के लिए नए कानून बनाने की ज़रूरत है क्या? क्या हम सही में नए कानून बनाकर प्रेस को थोड़ा सा सीमित ला दे, सीमित कर दे क्या? इस प्रकार से सवाल उठ रहा है। तो देखिए बात है यहाँ पर, बात हम क्या हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो भारत के संविधान में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पर एक दिमाग में रखिए कि यहाँ पर लिमिटेशन लगाया जा सकता है। यहाँ पर संविधान में यहाँ पर असीमित प्रेस को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि हम चाहें तो प्रेस पर बिल्कुल यहाँ पर लिमिटेशन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर आप दिमाग में रखिए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है। अतः अभिव्यक्ति जो है अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 सीमाएं लागू है। अगर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके तहत ही प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, तो जो उस पर हमने सीमा लगाई है ना, उसी पर सीमा लगाई है, तो अल्टीमेटम इसी पर सीमा लग गया है, मानकर चलिए। क्योंकि उसके तहत ही हमने ये काम किया है, तो जो उस पर अगर पूरे के पूरे स्वतंत्रता पर ही हमने सीमा लगाया गया है, तो ये भी सीमा आ गया इसमें ही। तो प्रेस पर ही 8 सीमा लग गई पूरी तरीके से। तो सीमा वाली तो बात हमने देख लिया कि ये स्वतः लागू है। अब अब बात रही कि भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन देखिए घृणा वाक्य जो होता है ना, बड़ा घटिया बात होता है। घृणा वाक्य जो आपका हेट स्पीचेस होते हैं की अनुमति नहीं देता है। अब भारत का संविधान अगर घृणा वाक्य के बारे में बात नहीं करते, घृणा वाक्य के बारे में अनुमति नहीं देता है, और घृणा वाक्य का अर्थ क्या होता है, जैसे कि अभी ऐसे व्यक्ति करते हो जिससे समाज के विभिन्न जो वर्ग है उनके बीच नफरत फैलती है, समाज के बीच मतलब घृणा फैलता है, नफरत फैलती है, कट्टरतावाद जन्म लेता है, लोगों में अपराध करने को उकसाते हो, आप इस प्रकार से काम करते हो, ये हमारे इंटीग्रिटी को खतरा होता है, हमारे एकता को, अखंडता को खतरा होता है। तो इस प्रकार के अगर काम करते हो तुम, तो घृणा वाक्य कहा जाएगा। इससे संबंधित जो भी काम करोगे तो इसे घृणा वाक्य कहा जाएगा। तो ये सारा का सारा आप काम मत करो। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारा का सारा जो भी आप काम करोगे तो आप पर लिमिटेशन लगाने के बारे में सोचा जाएगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये तो सारा का सारा भारत में बात होगी कि चलो हम लिमिटेशन लगा सकते हैं
और लिमिटेशन तो लगा हुआ है। जो व्यक्ति जो हमारा स्वतंत्रता के साथ जो स्वतंत्रता पर 8 सीमाएं लगाई गई हैं, उसी के तहत अगर ये प्रेस की स्वतंत्रता अगर आता है तो इस पर अंततः ये 8 सीमाएं लागू ही हो गई है। ये तो हो गया। लेकिन एक अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, मतलब एक अच्छी स्थिति के बारे में अगर बात करें हम कि एक अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, दुनिया में कैसे फॉलो होता है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में हमने कहा कि अतः भारत में संविधान के प्रेस को नियंत्रित करने के प्रावधान मौजूद है और राज्य को यह अधिकार है कि वह प्रेस को नियंत्रित करे। लेकिन राज्य पर संविधान या जिम्मेदारी सौंपता है कि प्रेस जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर यदि नियंत्रण लगाया जाता है तो मतलब युक्ति युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मुंह उठाकर कभी भी प्रेस पर इसने मेरे जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार है, मान लीजिए कि कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, कोई भी है, और उसके खिलाफ अगर प्रेस ने बोल दिया है तो वो कहेगा कि भैया इसको ख़त्म करो, इसको थोड़ा लिमिटेशन लगाओ। तो ये मत करो, थोड़ा सा युक्ति युक्त होना चाहिए, थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। कोई कारण ऐसा नहीं हो जाएगा कि तार्किकता के आधार पर थोड़ा होना चाहिए। तो ये करो आप अच्छे तरीके से। और इसका उद्देश्य प्रेस का दमन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, हमें हमारा उद्देश्य भैया क्या, हमारा उद्देश्य भैया यहाँ पर हमारा उद्देश्य यहाँ पर हेट स्पीसेस को रोकना है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य कि हेट स्पीसेस जो तुमने फैलाया नहीं, हेट स्पीसेस नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच बंद करो, बंद करो, बंद करो। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सर्वोत्तम स्थिति क्या है कि एक सेल्फ रेस्ट्रेंट शब्द होता है। दिस इज द कॉल ऑफ द सेल्फ रेस्ट्रेंट। ये सेल्फ रेस्ट्रेंट इसे कहते हैं। ये सेल्फ रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि भैया तुम खुद के नियंत्रण में रहो, खुद की शक्तियों को समझो, तुम घृणा वाक्य मत फैलाओ। मतलब अगर तुम इस प्रकार से कार्य करते हो, खुद आत्मनियंत्रण में रखते हो, अपने खुद को नियंत्रण में रखते हो, तो क्या मैं मतलब यहाँ पर एथी करूँ, क्या दिक्कत है? यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या घबराने वाली बात है? यहाँ पर हम लोग क्यों यहाँ पर लिमिटेशन के बारे में सोचेंगे? तो हम लिमिटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे यहाँ पर। तो अगर तुम खुद नियंत्रण में रहते हो तो हम लिमिटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए यहाँ पर सर्वोत्तम स्थिति। और अगर मैं आपको बताऊँ दुनिया की स्थिति, तो यहाँ पर लगभग अगर मान कर चलिए, अगर मैं अमेरिका से तुलना कर दूँ, फ्रांस से तुलना कर दूँ, या फिर मैं दुनिया के जहाँ पर भी इस प्रकार की प्रेस की बात करी जाती है, चाइना में तो खैर प्रेस के बारे में बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि चाइना आप लोग जानते हो, चाइना की कहानी मैंने सुनाई थी, शुरू में ही चाइना की कहानी मैंने सुनाई थी कि केवल समाजवाद के बारे में बात करता है, लेकिन है असर पूंजीवादी है। और पूरी तरीके से वहाँ पर किस प्रकार लोग मतलब किस प्रकार से मतलब आज़ादी का क्या स्तर है, किस प्रकार से क्या है, हमने इसके बारे में बात करी थी चाइना के बारे में। तो वो तो बात हुआ था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात होती है कि भाई प्रेस के बारे में जब भी आप बात करोगे ना, मैं यही मानता हूँ कि आप सेल्फ रेस्ट्रेंट में रहो। और केवल प्रेस के बारे में ही ये बात नहीं मैं कहता, मैं हमेशा बात कहता हूँ, और ये बात सही भी है कि मतलब कोई भी अगर सेल्फ रेस्ट्रेंट में रहता है तो क्या दिक्कत है? अगर कोई भी सेल्फ रेस्ट्रेंट में रहता है, आत्मनियंत्रण में रहता है, तो उस पर हमें लिमिटेशन क्यों लगाएंगे? लिमिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके जो कार्य है ना, उसके कार्य बुरी तरीके से उसे प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं सार्वजनिक हित को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब समाज को दुष्प्रभावित कर रहा है। तो हम दुष्प्रभावित कैसे होने दें? अगर हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, अगर उसको तुम प्रभावित करोगे, हमारा जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, मतलब रसिया के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है ट्रेड के स्तर पर चाइना के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो इस प्रकार की जो हमारा यूरोपियन यूनियन कोई भी देश के साथ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को अगर तुम ठेस पहुंचाओगे तो हम लिमिटेशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर तुम उसे पूरी तरीके से ग्रोथ के बारे में सोचते हो तो हम क्यों सोचेंगे ऐसा? और सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, अखंडता के बारे में तुमने मतलब यथी कर दिया पूरी तरीके से। अखंड अखंड मतलब मैं क्या कहूँ, इंटीग्रिटी से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है आप जानते हो। तो इस पर तुमने मतलब पूरी तरीके से खिलवाड़ कर दिया है। तो नहीं होना चाहिए ना भाई, ये क्यों आप यथी करते हो? और जो आप इस प्रकार से कोई भी काम करे, चाहे वो प्रेस करे, चाहे वो कोई भी मतलब मैं करूँ, आप करो, कोई भी करे, ये पूरी तरीके से एक दंडनीय अपराध होनी चाहिए, दंडनीय अपराध है। और तब हम आपको लिमिटेशन लगाएंगे, तब हम आपके मौलिक अधिकार को यहाँ पर कम करेंगे, या फिर मतलब निलंबित भी करेंगे अगर ऐसा होता है कुछ।
तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि भाई अगर इस प्रकार से हो रहा है तो मैं क्यों ना, तो सबसे सर्वोत्तम स्थिति इसीलिए मानी जाती है, सबसे सर्वोत्तम स्थिति इसीलिए मानी जाती है कि भैया रीजनेबल होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आत्मनियंत्रण में होना चाहिए, यहाँ पर आत्मनियंत्रण में होना चाहिए, सेल्फ रेस्ट्रेंट में रहो। सबसे सर्वोत्तम स्थिति यही है कि आप अच्छे तरीके से काम करो। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी लगता है मुझे। आज इस पर बहुत ज़्यादा ही इलेबोरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ही, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया यार, सॉरी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मतलब एथी हो गया। तो चलिए तब यहाँ पर अब इसके बारे में डिस्कशन आगे का यहाँ पर कॉल करेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल यहाँ पर तंग फंग मचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, करिए, अच्छे तरीके से करिए, विश्वास करिए। गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग। जय भारत मैया, भारत माता।